Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Finally your wait is over और आपका सैम्पल पेपर क्लास 10th और 12th का कल शाम को रिलीज हो चुका है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सीबीएसई ने थोड़ा हिंट भी दिया था कि इस साल का पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर से थोड़ा सा टफ आएगा। स्टैंडर्ड पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे ये लगा कि अगर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पेपर उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। जो मैंने स्टैंडर्ड का पेपर एनालाइज किया हुआ है क्लास 10th का, उसके अकॉर्डिंग ये लगा कि पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, मीन्स कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इवन एमसीक्यू में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अगर स्टूडेंट्स को बीपीटी और सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं पता है, तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा है। तो बस दिस इज हाई टाइम, पढ़ाई करना शुरू कर दो, कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अलग अलग सैंपल पेपर्स को भी करना स्टार्ट कर दो। देखो क्या होता है कि अगर आपने सैंपल पेपर्स भी कर लिए ना, तो भी आपके 80% मार्क्स जो होते हैं वो आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो एटलीस्ट सैंपल पेपर करके अपने 80% मार्क्स को सिक्योर कर लो। टारगेट तो 100% के लिए करेंगे, बट पहले 80% को तो सिक्योर कर ले। तो इसीलिए आप लोग सैंपल पेपर से करना स्टार्ट करो। अब चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर को सॉल्व करना, और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और मैं आपको साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ताकि आप लोगों का एक बार पूरा रिवीजन हो जाए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का फॉर द सेशन 2022-23 के लिए। ये आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर है फॉर स्टूडेंट्स हु ऑप्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, पूरे क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शंस A to E। सेक्शन A में हमारे पास 20 MCQ है, 20 क्वेश्चंस करने हैं, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स ईच, इट मींस 10 मार्क्स का सेक्शन बी है हमारा। सेक्शन सी में हमें टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स ईच, इट मींस 18 मार्क्स का हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन डी में हमें टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं, 5 मार्क्स ईच, इट मींस 20 मार्क्स का हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन ए और सेक्शन डी हमारे 20 मार्क्स के हैं। और सेक्शन ई में हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं, 4 मार्क्स ईच, इट मींस 12 मार्क्स का हमारा सेक्शन ई है। जो सेक्शन ई है आपका, वो आपका केस स्टडी बेस्ड है। जैसा कि पहले सीबीएसई ने बताया था कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो असर्शन बेस्ड सीबीएसई ने जो कवर किया हुआ है वो किया हुआ है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपका असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ये 2 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन ए में कवर हुए हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब ट्राई करते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू पी क्यूब Q4 एंड बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर Q क्यूब, वेयर पी एंड Q आर प्राइम नंबर्स। इफ HCF ए बी इज इक्वल टू p to power m and q to the power n and LCM AB is equal to p to the power r and q to the power s, then find the value of m plus n into r plus n। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो a दिया हुआ है p क्यूब Q4, b दिया हुआ है p स्क्वायर Q क्यूब। देखो HCF ऑफ ए बी, पहले सोचो क्या हो जाएगा HCF ऑफ ए बी। HCF के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? HCF में हमेशा हम लोग छोटी पावर को कंसिडर करते हैं, छोटे नंबर को कंसिडर करते हैं। जैसे कि देखो पहले एक एग्जांपल से समझो, अगर 12 और 24 है तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF आएगा 12। छोटे नंबर को हम लोग हमेशा HCF के लिए कंसिडर करते हैं। समझ में एग्जाम्पल? तो यहां पर भी अगर हम लोग HCF ए बी निकालेंगे तो देखो उसमें PQ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब PQ की छोटी पावर, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे छोटी पावर 2 लिखेंगे। Q की छोटी पावर 3 होगी ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आएगा। आपका HCF ये हो गया। अब देखो इस HCF को, और हमें गिवन क्या था, HCF इज इक्वल टू PMQN। तो यहां से M और N को कंपेयर करो दोनों को और M और N की वैल्यू निकालो। M इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू 3। M और N की वैल्यू निकल गई। अब देखो
एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एलसीएम में हम लोग हमेशा बड़ी नंबर को कंसिडर करते हैं। अगर हमें 12 और 24 का एलसीएम पूछता तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होता? 24 होता। बड़ा नंबर हमेशा हम लोग एलसीएम के लिए कंसिडर करते हैं। अब देखो एलसीएम ए कॉमा बी, पी क्यू तो आएगा ही, ठीक है, पी क्यू की बड़ी पावर, इट मीन्स पी क्यूब और क्यू 4, ये हमारा हो गया एलसीएम। और गिवन क्या है हमें? पी आर क्यू एस। यहां से आर और एस की वैल्यू निकाल दो। आर इज इक्वल टू 3 एंड एस इज इक्वल टू 4। तो अब हमें एम एन आर और एस की वैल्यू निकल गई। हमें वैल्यू अब क्या फाइंड करनी है? एम प्लस एन आर प्लस एस, ये तो फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में। एम प्लस एन कितना होगा? 2 प्लस 3 5, आर प्लस एस 3 प्लस 4 7, तो 5 7 जा 35। तो क्या आंसर हो गया इसका? फर्स्ट का सी, 35 इज द आंसर। हमारा आंसर आ गया 35। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट p बी ए प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p इज। इट मीन्स कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका की फैक्टर जो है p, ठीक है, p होगा। तो यहाँ पे देखो p को, इट मीन्स कि p जो है वो आपका रूट है। पहले इस इक्वेशन में हम लोग p की वैल्यू को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू p पुट करो तो कितना आएगा? p स्क्वायर माइनस p, x की जगह भी p प्लस p, यहां से p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, p आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारा ये वाला आंसर तो नहीं होगा, ए पार्ट आंसर नहीं होगा। b में पुट करके देखो एक बार, x स्क्वायर माइनस p प्लस 1, ये हमें इक्वेशन दी हुई है b वाली, प्लस p, ठीक है। यहां से पुट करो x इज इक्वल टू p, तो p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, x की जगह पे p पुट करो प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p, ठीक है। p से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस p, कितना हो गया ये? p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p प्लस p, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस p स्क्वायर से प्लस p स्क्वायर, माइनस p से प्लस p, आंसर कितना आया? 0। इट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर आंसर। समझ में आया है क्वेश्चन? हम लोग ने x की जगह पे p को पुट किया, जो हमें 4 इक्वेशंस दिए हुए थे उसमें सब्स्टिट्यूट कराए और हमने देखा कि कहां पे आंसर हमारा 0 आ रहा था। जहां पे 0 आया वही हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to अल्फा बीटा, देन p is, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन देखो, पहले तो इक्वेशन दिया हुआ है px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। पहले इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या होती है जनरल इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहां से a की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी p, b की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी -2 और c की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 3p। ये हो गया, इतना कंपेयर हो गया। अब फाइंड आउट कर लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बाई ए होता है, ठीक है। हमें ए बी सी की वैल्यू पता है, हमने निकाली है, तो -2 अपॉन p। सॉल्व करो, आगे कितना आएगा? 2 अपॉन p आएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू अब निकालो, क्या होती है अल्फा बीटा की वैल्यू? c बाई ए, तो c की वैल्यू दी हुई है हमें 3p, हमने फाइंड आउट किया था अभी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके, और a की वैल्यू है p से p कैंसिल हो गया, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब जो कंडीशन कह रहा है वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। यहां से दोनों को इक्वेट करवा लो, 2 अपॉन p इज इक्वल टू 3, यहां से 3p इज इक्वल टू 2, फिर p इज इक्वल टू 2/3। तो हमारी p की जो वैल्यू आई है वो आई है 2/3। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। आया क्वेश्चन समझ में? इक्वेशन से पहले ए बी सी की वैल्यू निकालो, फिर जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, दोनों को कंपेयर कर दो जैसा भी दिया है इक्वेशन में, और फिर वहां से हम लोग p की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x plus y is equal to 1 and 2x minus 1x, दिस एंड दिस, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं।
इज इनकंसिस्टेंट देन के की वैल्यू निकालनी है। देखो इनकंसिस्टेंट कब होते हैं? इनकंसिस्टेंट मीन्स पैरेलल लाइंस एक जो ग्राफ है उसमें अगर ये ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। इसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो इक्वेशन दिए हुए हैं, दीज आर इनकंसिस्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पैरेलल लाइन का जो कंडीशन होता है उसमें होता है नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो होता है कंडीशन पैरेलल लाइंस के लिए। अब देखो दोनों इक्वेशंस में से पहले a b c की वैल्यू निकाल लो और फिर पुट करके देखो, और फिर वहां से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहां से पुट करो a b c की वैल्यू, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करो। a कितना है यहाँ पे? a1 कितना है? 3 और a2 कितना है? 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1। b1 कितना है? 1। b2 कितना है? k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू। c के लिए देखो जो 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना, तो कितना साइन चेंज हो जाएगा? कितना आएगा? -1। और यहाँ पे माइनस, इसको भी पूरे ब्रैकेट को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो 2k प्लस 1, ये आपकी हो गई c की वैल्यू। यहां से देखो इसको कंपेयर करवा लो पहले। देखो यहां से हमें k की वैल्यू मिलती है 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। देखो सॉल्व करो इसको अब। 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3। तो यहां से k इज इक्वल टू कितना आया? -1 प्लस 3 2। तो k की वैल्यू हमारी आ गई 2। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ठीक है, ये है हमारा आंसर, k इज इक्वल टू 2। हमने इनकंसिस्टेंट की कंडीशन लगाई, वैल्यूज को पुट किया और इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, वहां से हमें k की वैल्यू मिल गई। ओके, ऑल राइट। Question 5. If the vertices of a parallelogram PQR is taken in order PQR and PQR, find the 4 vertex S. हमें 3 वर्टेक्स की वैल्यू पता है, हमें S की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले फिगर बना लो, पैरेललोग्राम है ना, ये फिगर है आपका PQRS, पता है ना, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, तो P की वैल्यू हमें पता है, Q की पता है, R की पता है, S की पता है। देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल ये हो गया, एक आपका डायगोनल ये हो गया, और जहां पे बाइसेक्ट कर रहा है इसको कर दो O। इट मींस कि PR का जो मिड पॉइंट है वो भी O है और SQ का जो मिड पॉइंट है वो भी O है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x और y को फाइंड आउट करने का। अगर हमें ये पता है, इसको कर दो x2 y2, क्योंकि हमें r की वैल्यू पता है, कितनी है r की वैल्यू? -3, -2। ये हमारा हो गया x1 y1। इसकी वैल्यू हमें पता है p की 3, 4। तो क्या होता है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब देखो अगर हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू कर देंगे तो हमें ये जो ये पॉइंट है ये मिल जाएगा, हमें O की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करो, देखो x1 कितना है? 3 है, 3। x2 कितना है? -3 है अपॉन 2। फिर y1 कितना है? 4 है, y2 कितना है? -2 है अपॉन 2। यहां से 0 मिला 3 की वैल्यू, और यहां से 4 -2 2 2.2 1। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई 0, 1। ओके, अब सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ SQ में। ठीक है, देखो ये एक लाइन SQ है, ये S है, ये Q है और ये O है। O तो दोनों में सेम था ना, PQ के लिए और SQ के लिए O सेम था, और हमें OQ के और हमें O के कोऑर्डिनेट पता है। कितने आए O के कोऑर्डिनेट? 0, 1। Q का कोऑर्डिनेट पता है हमें, कितना है? -2, 3। और हमें S को कोऑर्डिनेट मान लो x, y। हमें
एस का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ इसमें, 0,1 इज इक्वल टू x माइनस 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y प्लस 3 अपॉन 2। अब कंपेयर करवा लो, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू, यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब यहां से देखो 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2, 2 इज इक्वल टू y प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो जो हमें कोऑर्डिनेट मिला x और y का, ये जो s कोऑर्डिनेट आया हमें, इसको हमने क्या सपोज किया था, xy सपोज किया था, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 2, माइनस 1। ये हमारा आया s कोऑर्डिनेट 2, माइनस 1। इट मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन C है वो सही है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर ट्रायंगल if AM and PN are altitude of ABC and PQR respectively and AB square and PQ square is equal to 4:9, then AM और PN का रेशियो निकालना है। देखो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये होती है आपकी सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें ये दिया हुआ है, ये दो पहले तो ट्रायंगल बनाओ, ये हो गया आपका ABC, ABC, और ये हो गया आपका PQR। PQR इसमें दिया हुआ है कि AB सिमिलर ट्रायंगल है ना, इट मीन्स कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। और ये हो गया इसका एल्टीट्यूड AM एंड PN, AM एंड PN, ये हो गया एल्टीट्यूड। यहां से AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर ये हमें गिवन है 4:9। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, AB अपॉन PQ, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग, कितना होगा 2/3। तो अब हमें AB और PQ का मिल गया वैल्यू। ठीक है, कि AB इज इक्वल टू 2 एंड PQ इज इक्वल टू 3, ये हमें आ गया। अच्छा अब एक चीज देखो कि अगर हम इन दोनों को भी प्रूव कर दें कि ये हमारी सिमिलर ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल ABM को हम प्रूव कर दें कि ये सिमिलर है ट्रायंगल PQN के, तो हमें ये साइड्स मिल जाएंगी। AB और PQ ये आपस में इक्वल है सिमिलर ट्रायंगल के थ्योरम से, और ये देखो ये हमारी राइट एंगल है, AB इज इक्वल टू PQ, ये साइड्स हमारी सिमिलर हैं। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ये हमारी राइट एंगल है। तो ये RHS से ये प्रूफ हो गया कि ये हमें सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब सिमिलर ट्रायंगल है तो ये ना, ये वाले जो पोर्शन है हमारा AM और PN, तो ये देखो कि अगर हमने प्रूव कर दिया कि ABM छोटा वाला जो ट्रायंगल है इज इक्वल टू इज सिमिलर टू PQN, तो इसके साइड्स भी तो आपस में ये AM और PN, इसमें भी तो वही रेशियो होगा क्योंकि द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इस मींस जो AM और PN इसका जो रेशियो होगा वो भी तो 2:3 आएगा। इट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी बुक का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है। देखो, इफ x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, देन x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबकी वैल्यू आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। पुट करो, tan 60 क्या होता है √3, cos 60 क्या होता है 1/2, sin 60 क्या होता है √3/2 एंड cot 60 क्या होता है 1/√3। हमने सारी वैल्यूज को पुट कर लिया क्वेश्चन में। अब देखो कट करना स्टार्ट करो, √3 से √3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दोनों जो डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आया यहां से x √3 इज इक्वल टू 1।
x इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? जो ऑप्शन दिया है उसमें चेक करो, cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3? नहीं होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो होगी हमारी tan 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इजी था ना? सबकी वैल्यूज को पुट करो, सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन, जो आंसर आएगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख लो कि क्या वैल्यू होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस cot थीटा। पहले तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा को, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यही तो होता है tan की वैल्यू और cot की वैल्यू। एलसीएम लेके सॉल्व करो, नीचे कितना आ जाएगा? cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ये तो आता ही है ना एलसीएम लेके सॉल्व करना। ऊपर क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ गया है ना। एलसीएम से cos कटा, sin इंटू साइन sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin से sin कटा, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/cos थीटा sin थीटा, ये हमारा आगे आंसर। देखो यहां से हमें tan थीटा प्लस cot थीटा को सॉल्व करके हमने उसको सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर ला दिया। ठीक है, अब हम लोग वहां से चलते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है, इट मीन्स sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका स्क्वायर कर लो और √2 का स्क्वायर कर लो। यहां से कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, आ गया ना वही टर्म जो हमें ऊपर tan थीटा प्लस cot थीटा से मिला था, इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू कितनी होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगेन 1 होगा, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। तो यहां से sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1/2 हो गई। हमारा क्वेश्चन में क्या आया था ये देखो, अब ये आया था। ठीक है, यहां से 1/cos थीटा sin थीटा वैल्यू कितनी आई है? 1/2 आई, तो 1 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना हो गया इसका? 2। इट मीन्स tan थीटा प्लस cot थीटा को हमने सॉल्व किया आगे, तो हमारा आंसर कितना आया? 2। इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ के करना कि इसमें करना क्या है और हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा अपना लॉजिक लगाना पड़ता है कि कहां से कैसे सॉल्व करेंगे कि और हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, AE इज इक्वल टू A यूनिट। AE कितना दिया हुआ है आपका? A दिया हुआ है। EC कितना दिया हुआ है? B दिया हुआ है। DE कितना दिया हुआ है? DE आपका X दिया हुआ है और BC आपका दिया हुआ है Y। Which of the following is true? तो पहले ये देखो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिमिलरिटी लगेगा या बीपीटी लगेगा। सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला कब लगता है? जब हमें चारों ये ना AD भी दिया होता और BD भी दिया होता, A और AE दिया होता, EC दिया होता, सबका वैल्यू दी होती और हमें DE और BC पूछता, उस केस में बीपीटी लगता। यहाँ पे बीपीटी नहीं लगेगा क्योंकि हमें AD और DB नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अब देखो कि अगर हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगा रहे हैं तो हम सिमिलर ट्रायंगल किसमें अप्लाई करेंगे? ये छोटे वाले ट्रायंगल में करेंगे, क्योंकि हमें वहां से x की वैल्यू DE हमारा छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल बड़े वाले में ABC, क्योंकि वहां से हमें DE मिल रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल से हमें BC मिल रहा है। ठीक है, और जो हमें आंसर निकालना है वो हमें x और y के टर्म में निकालना है ना, इसीलिए हम लोग छोटा ट्रायंगल लिया ADE और बड़ा ट्रायंगल लिया ABC। अब पहले तो इसको सिमिलर देखो, सिमिलर ट्रायंगल है ये। एंगल A इज कॉमन बिटवीन बोथ द ट्रायंगल, और कोई भी एंगल देख लो,
क्योंकि DE और BC जो है वो आपकी पैरेलल लाइंस है और ये गिवन है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B क्या हो गया, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग से हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हमारा क्या था, कॉमन था। इट मीन्स कि बाई AA क्राइटेरिया, एंगल AA क्राइटेरिया, बाई AA क्राइटेरिया AD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके, अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें 3 साइड तो होती है। अब देखो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के लिए कंडीशन लिख दो। कंडीशन क्या होती है, अब देखो जो ट्रायंगल हमने दिया, प्रूव किया है कि ADE और ABC, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, उसमें हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या होगी, AD अपॉन AB, ठीक है। अब DE छोटे वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का BC, छोटे ट्रायंगल का AE, बड़े वाले ट्रायंगल का AC। तो दिस इज आवर कंडीशन, ये हमारा कंडीशन हो गया। अब जो कंडीशन मिली है इसमें देखो हमें कौन कौन सी साइड्स दी हुई है और हम वैल्यू पुट करके हमें क्या मिलेगा। देखो ये तो हो नहीं सकता, इसको तो कैंसिल ही कर दो क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। DE की वैल्यू दी हुई है हमें, DE कितना दिया हुआ है x, BC कितना दिया हुआ है y, AE कितना दिया हुआ है A है, और AC कितना है, देखो AC कितना है AE प्लस EC, इट मीन्स A प्लस B, ये हमें दिया हुआ है AC। अब देखो वैल्यू, देखो D नहीं हो सकता, ठीक है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू A प्लस B, ये तो हो नहीं सकता, पहले कैंसिल हो गया। यहां से x की वैल्यू देखो क्या आएगी, x इज इक्वल टू आएगा, y को उधर ले जाओ, AY अपॉन A प्लस B, AY अपॉन A प्लस B, यहां से हमें मिल गया आंसर, x इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B। ये आंसर कहीं पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है AY अपॉन A प्लस B। इट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AD पैरेलल टू BC। एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करो। ABCD, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, एंड AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछ रहे हैं कि BC की वैल्यू क्या होगी, और जो AC और BD जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, और कौन सा रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं, 1:2 के रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं। देखो तो हमें AD और BC, अगर हम किसी तरह से एंगल A और D और एंगल BOC को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो फिर से कंडीशन लगा के निकाल सकते हैं हम। एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स जो AO है वो OC के बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो गया, OD जो है इसके बराबर है, और ये वाली जो एंगल है ना, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इट मीन्स की ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल BOC किससे हो गया, बाय SAS, साइड एंगल साइड से, साइड बीच वाला एंगल O और ये साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गया। अब यहां पे कंडीशन लगाओ, AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू AD अपॉन BC। ये कंडीशन लगेगी। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2, इसकी कितनी दी हुई है, 1/2। AD हमें 4 दिया है, हम यहाँ पे क्या ऐसा लिख दें BC की वैल्यू कि हमारी जो BC है वो भी 1/2 के, AD अपॉन BC जो होगा वो भी 1/2 के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, हो गया ना, 1/2 मिल गया यहाँ से। इट मीन्स जो BC होगा हमारा वो आएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। योर ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, if two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equal to। देखो सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं ना वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं, तो यहाँ पे ये टेंजेंट है
सर्किल बना हुआ है, इसका रेडियस है OA और OB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और यहां से पॉइंट A से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट B से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो पॉइंट P पे आके मिल रहा है, और ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से AP, हमें AP और BP, AP या BP की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं तो हमें AP और BP की वैल्यू निकालनी है। यहां देखो OP ड्रॉ करके सबसे पहले हमने जो फिगर बना था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। टेंजेंट 60 डिग्री पे होते हैं ना इंक्लाइंड, ये दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट कितने का हो गया, मिड पॉइंट से ये आपका हो गया 30 डिग्री। इट मींस ये देखो एक ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल AOP, तो इस ट्रायंगल में जो AO है हमारा, ये ट्रायंगल क्या होगा, पहले तो ये देखो, देखो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे सर्कल के साथ इंक्लाइंड होते हैं। हाँ, तो देखो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे रेडियस के साथ बनाते हैं, तो हमारा एंगल A और एंगल B हो गया 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब देखो ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल AOP जो हो गया ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है जो एंगल P है ना, एंगल P के सामने वाली लाइन साइड जो होती है ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। इट मींस OA इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के साइड वाला होता है हमारा हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो क्या बचा, AP हमारा बेस हो गया, हमें AP की वैल्यू तो निकालनी है कि AP कितना है, बेस निकाल कितना है, तो हमें एंगल, परपेंडिकुलर और बेस, ये रिलेशन कहाँ मिलता है, ये रिलेशन हमें मिलता है tan के केस में। तो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3, बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से बेस कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बेस इज इक्वल टू आ गया हमारा 3√3। इट मीन्स जो बेस की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 3√3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें AP तो फाइंड करना था, और ये हमारा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस था, तो बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के। ये कॉन्सेप्ट क्यों लगा, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल AOP में हमें परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है, और हमसे बेस पूछ रहा है, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ये रिलेशन हमें कहाँ मिलेगा, इसलिए tan 30 लगाया। tan 30 लगाने के बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और बेस की वैल्यू निकाल ली। इट मींस जो हमारा ऑप्शन D है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्किल जो है वो स्क्वायर के अंदर इनस्क्राइब्ड है। इनस्क्राइब्ड मींस सर्किल स्क्वायर के अंदर है, तो हमें उस सर्किल का एरिया पूछ रहा है, और जो स्क्वायर है उसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सर्किल का सर्कमफेरेंस है, एज जो है वो स्क्वायर के एज से टच कर रहा है। इट मीन जो सर्किल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा, डायमीटर जो होगा वो स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा। इट मीन जो सर्किल का डायमीटर है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से रेडियस निकल जाएगा, R इज इक्वल टू D/2। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें यहां से सर्किल का रेडियस मिल गया, कितना आया रेडियस, 3 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस पता है तो वहां से एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लो, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्किल का, पाई R स्क्वायर। पाई R की वैल्यू हमने निकाली है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 पाई, 3 का स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन D, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन इजी था, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का था। तो देखो अब अगर एनसीईआरटी बुक भी आप लोग पूरा पढ़ लोगे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, फिर भी आपके 70% नंबर तो सिक्योर हैं। तो ध्यान रखो एनसीईआरटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी रेफरेंस बुक या सैंपल पेपर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर। हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की सम दिया हुआ है।
द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज। ठीक है, तो पहले तो देखो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू 6√3, ये हमें गिवन है। ओके, और हमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3। देखो यहां से ये है कि एक फॉर्मूला याद कर लो कि लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल जो होता है, डायगोनल की जो लेंथ होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये होता है लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला। इन अ क्यूबॉइड लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और ये हमें गिवन है 2√3। ठीक है, अब देखो कि इसका स्क्वायर ना, डायगोनल से रूट को हटाने के लिए अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर करने पर रूट हमारा हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इसका भी करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड में कितना आ जाएगा, ये 2 2 4 इंटू 3 12। तो हमें यहां से मिल गया, इस इक्वेशन से हमें मिल गया था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ओके, और हमें एक इक्वेशन ये मिली हुई है L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू 6√3। अब देखो जी, ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 1 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L प्लस B प्लस H, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, इधर भी होल स्क्वायर कर दो। ओके, तो ये क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लगा है यहाँ पे, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया ना हमारा TSA। अच्छा, ये हो गया 6√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 6 6 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 इंटू 3 108। यहां से हमें देखो इक्वेशन 2 से L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर की वैल्यू पता है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो हमारा TSA है, इज इक्वल टू 108। तो अब यहां से देखो 2LB प्लस BH प्लस HL, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108 माइनस 12 इज इक्वल टू 96। इट मीन्स जो हमारा TSA है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आ रहा है TSA, किसी ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन सी, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मे बी रेफरेंस बुक में आपको मिल जाए कि लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मेन इसी फॉर्मूले का काम था, अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। देखो एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, वहां पे ये तीनों टर्म्स एक साथ यूज होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, ये होता है फॉर्मूला। ये ऐसा फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे मीन, मोड एंड मीडियन का रिलेशनशिप हम लोग एक ही फॉर्मूला में डिफाइन करते हैं। देखो अब यहाँ पे ये समझो कि अगर हम ये बोल दें कि मोड, मोड को हम मान ले x, मीडियन, मीडियन को हम मान ले y, और मीन इसको हम मान ले z। ठीक है, इसको सपोज कर लो। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मीन्स x माइनस y, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24। ठीक है, ये इसको मान लो इक्वेशन 1, और हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। हमें निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, इट मीन्स हमें निकालना है y माइनस z, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, देखो इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 24, ये तो मिला, मीन्स मोड इज इक्वल टू मीडियन प्लस 24। इस इक्वेशन को यहां पे पुट करो, ऊपर वाले में जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वहां पे पुट करो। इंपेरिकल फॉर्मूला को एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2z। ये आया इंपेरिकल फॉर्मूला को लिखने पर। इसको पुट करेंगे इसमें इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में पुट करो। पुट करने पे क्या आएगा, 3y तो ऐसे रहेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस 24 प्लस 2z। इसको आगे सॉल्व करो, 3y माइनस 2y 2y, 24 को भी इधर लेके आ जाओ, माइनस 24 इज इक्वल टू 2z। 2 कॉमन आ गया, कितना बचेगा, y माइनस 12 इज इक्वल टू 2z। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y माइनस 12 इज इक्वल टू z। यहां से ट्रांसपोज करवा y माइनस z, z को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, 12 को राइट हैंड साइड में लेके आ गए, तो y माइनस z इज इक्वल टू 12। हमें यही तो फाइंड आउट करना था, y माइनस z इज इक्वल टू 12। तो y माइनस z इज इक्वल टू 12। इट मीन्स कि डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, आंसर क्या आया, 12 आया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। y माइनस z क्या है हमारा, y माइनस z हमारा है मीडियन माइनस मीन। आंसर कितना आया, 12 आया। देखो हमने मीडियन को y सपोज किया था और मीन को z सपोज किया था, ठीक है। तो मीडियन माइनस मीन y माइनस z इज इक्वल टू 12, y माइनस z इज इक्वल टू 12। होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मे बी आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला यूज हुआ है। अभी जब आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे वहां पे आप लोग देखेंगे कि हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन made by a circular wheel of radius 0.25 meter in a rolling a distance of 11 kilometer is। देखो एक सर्किल है, व्हील हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है। इस सर्किल को अगर हम यहां से कट लगा देंगे और इसको हम खोल देंगे तो क्या मिलेगा हमें, सर्कमफेरेंस की लेंथ मिल गई। सर्किल को अगर हम कट लगा के ओपन कर देंगे तो हमें सर्कमफेरेंस लेंथ मिलेगी, बट वो लेंथ होगी सर्कमफेरेंस के इक्वल में, ठीक है। और हमें जो सर्किल है उसका हमें रेडियस पता है, तो हमें सर्किल का अगर रेडियस पता है, कितना दिया हुआ है रेडियस इसका, 0.25 रेडियस दिया हुआ है। तो अगर रेडियस दिया है, हम सर्किल को कट लगाएंगे तो हमें सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। सर्कमफेरेंस का लेंथ हम निकाल सकते हैं, जो लेंथ है इसको हम निकाल सकते हैं 2 पाई आर से। 2 पाई आर से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। आर कितना दिया हुआ है, 0.25 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखो कि जब कोई व्हील रोल करता है ना, जब कोई व्हील हम लोग रोल कराते हैं तो व्हील हमेशा अपने सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, और हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, व्हील को 11 किलोमीटर करना है। इट मींस जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो कवर करेगा एक व्हील जिसका कि हमें सर्कमफेरेंस पता है, वो कितना होगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्टेंस दिया है 11 किलोमीटर। देखो यहाँ पे ये है किलोमीटर में और रेडियस दिया हुआ है मीटर में, तो 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 11,000 मीटर अपॉन 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर ले लिया हमने 0.25, ये भी मीटर में हो गया, ठीक है। अब देखो कट करना स्टार्ट करो, यहां से क्या आएगा, यहां से ये 11,000, 7 चला गया ऊपर, नीचे क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 0.25, 2 और 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, 0.5 इंटू 22। इसको आगे भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 11,000 इंटू 7 अपॉन 11,
तो 11 से ये कट गया, कितना आया 1000 आ गया। ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू 7 इज इक्वल टू 7000। इट मीन्स कि 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक 0.25 रेडियस के व्हील को 7000 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, चक्कर काटना पड़ेगा उस 11000 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी आपके स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्लास दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमें पूछ रहा है सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो मीडियन एंड मॉडल क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। जब भी बात करेंगे मॉडल क्लास की या मीडियन क्लास की, तो हमें वहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो देखो क्लास दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 15, 12, 20 और 9, ये तो दिया हुआ है। यहां से सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। कैसे निकलेगा? पहले वाले को हम लोग 10 को 10 ही लिख देते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं 10 और 15 को ऐड करो, इस 10 को और यहाँ के 15 को, कितना हुआ 25। देन क्या करेंगे 25 और इस 12 को ऐड करो, कितना आएगा 25 और 12 37। अगेन 37 और 20 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 57। 57 और 9 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा 66। ओके, तो हमने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ये 66 क्या होता है पहले ये समझो। 66 होता है हमारा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसको भी ऐड करेंगे ना तब भी हमारा आंसर 66 आएगा, जो ये लास्ट वाले टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा n से। हमारा यहाँ पे 66 जो है ये 66 टर्म्स है, n इज इक्वल टू 66। यहाँ पे हम लोग हमेशा टर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो 66 टर्म्स है यहाँ पे। अब देखो ये पूछ रहा है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए मोड क्या होता है? जिसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 20 सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा? ये आपका मॉडल क्लास बन गया, ये आपका बन गया मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास के लिए पूछ रहा है लोअर लिमिट क्या है। तो फॉर मॉडल क्लास लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? यहाँ पे मॉडल क्लास क्या है आपका 15 20 है, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 15। ये हमारा मॉडल क्लास का लोअर लिमिट आ गया। ओके, अब हम लोग समझते हैं एक बार कि हम लोग मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं और फिर मीडियन क्लास के लिए हम लोग लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मीडियन होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n66 है ना, 66 है, इट मीन्स इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए क्या होता है फॉर्मूला nth टर्म अपॉन 2। तो यहां से मीडियन क्या निकलेगा हमारा 66 अपॉन 2। ये टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, मीडियन टर्म। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 33th। ये जो हमारा टर्म होगा ये हमारा होगा मीडियन टर्म। ठीक है, अब देखो 33 के लिए हम लोग कौन सा क्लास लेंगे ये समझने की कोशिश करो। देखो यहां तक तो 25 हो गया, इट मीन्स जो हमारा 33 है वो इस पे लाई करेगा, 10 to 15 वाले पे लाई करेगा 33। ओके, तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे 37 है ना, तो इसीलिए 10 15 जो मीडियन क्लास के लिए हम लोग लेंगे, 10 to 15 वाले क्लास को हम लोग मीडियन क्लास कंसिडर करेंगे। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है? ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट हो गई वो हो गई हमारी 10। हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। ये होगी आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। ठीक है, अब सम पूछ रहा है, सम कितना आएगा? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना था 10 था और मॉडल क्लास का था हमारा 15, तो कितना हो गया सम 25। तो हमारा जो सम हो गया मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास का लोअर लिमिट का सम इट इज 25। तो आवर आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least once?
देखो जब हम लोग 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? एक डाई में 6 हुआ, 2 डाइस में 6 × 6 इज इक्वल टू 36। तो जब हमने 2 डाइस को रोल किया तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स बन गए 36। यहाँ मैंने 36 पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट आउट किया हुआ है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये निकालना आता है ना कि हम लोग पॉसिबल आउटकम को लिखते कैसे हैं। ये हो गया आपका डाई 1, ये हो गया आपका डाई 2। ठीक है, नंबर लिख लिया 1 to 6 1 to 6 लिख लिया। अब फिर 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द पॉसिबल दैट 6 विल कम एट लीस्ट 1। तो 6 एक बार आए या एक से अधिक बार आए, तो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स को, ऐसे फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आया है, ये है 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ से एक बार आए या एक से अधिक बार आए, ये हमारे हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम। ओके, जितने भी सर्किल्स हैं उनको मार्क करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी 6 का होने का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है आपका? 11 है। टोटल आउटकम कितना है? 36 है। इट मीन्स 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 एटलीस्ट 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है आपकी 11/36। आंसर आ रहा है? हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 11/36 इज योर आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, और मोर इंपॉर्टेंटली ये भी बुक का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 5 tan b इज इक्वल टू 4, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो कि 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, तो यहां से tan बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। tan बीटा इज इक्वल टू 4/5 मिल गया हमें। tan बीटा की वैल्यू 4/5। अब देखो हमें जो गिवन है वो है 5 sin बीटा -2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा, ये हमें गिवन है। तो देखो कि हमें साइन दिया हुआ है, इस साइन को हमें tan में कैसे बदलना है। उसके लिए हम लोग पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos बीटा से डिवाइड कर दो। तो हमें साइन बीटा दिया हुआ है और उसको पूरे को cos बीटा से डिवाइड कर दो। देखो क्या आएगा, 5 sin बीटा माइनस cos बीटा अपॉन cos बीटा। ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने न्यूमरेटर को, फिर से होल अपॉन लगाओ। 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा, यहां पे भी 2 था, 2 cos बीटा, इसको भी डिवाइड कर दो cos बीटा से। हमने डिनोमिनेटर को भी cos बीटा से डिवाइड कर दिया। यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें मिलेगा 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अब हम लोग, माइनस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा अपॉन cos बीटा। फिर से एक हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअली उसको डिवाइड किया। 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा। इसको हमने अलग अलग इंडिविजुअल लिख लिया, इंडिविजुअल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। देखो ऊपर वाले से हमें क्या मिलेगा, ऊपर से हमें मिल गया 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा, कितना होता है tan बीटा, यही तो चाहिए था हमें। 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा, कितना हो गया 2 आ गया। 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा, यहां पर भी 5 tan बीटा हो गया, और यहां पर भी प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया यहाँ पे 2। ठीक है,
अब 5 tan बीटा, अब हमें tan बीटा की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी उस टाइम, कितना आया था 4/5 आया था, तो 5 × 4/5 -2, नीचे भी 5 × 4/5 +2, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ ऊपर और नीचे सब जगह, ठीक है। तो कितना आया 4 - 2 = 2, 4 + 2 = 6, तो कितना आंसर आया 1/3। दिस इज योर आंसर। कहीं पे आ रहा है आंसर? हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर कितना आया 1/3 आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये जो है ना, ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो ये समझो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इस साल से आपके सीबीएसई ने पेपर में दिया क्यों है। देखो क्या होता है कि 10th ऑनवर्ड्स हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर श्योर आता है। तो आप लोग का एक प्रैक्टिस बना रहे, मतलब ये क्वेश्चन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए तो आपको ये ना लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके का है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से रहे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इसके आंसर्स को चेक करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग रहे आपको, इसलिए सीबीएसई ने इसको इंक्लूड किया हुआ है। हम लोग जितने भी आईआईटी के एग्जाम्स देते हैं ना आफ्टर 12th, और या हम लोग 6th 7th 8th के जो फंडामेंटल आईआईटीज के एग्जाम्स होते हैं, उन सब जगह ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर श्योर आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सीबीएसई ने इसको इंक्लूड किया हुआ है। अब समझो कि असर्शन रीजन बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते कैसे हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट होता है, पहला होता है असर्शन, दूसरा होता है रीजन। स्टेटमेंट ए हो गया आपका असर्शन, स्टेटमेंट आर हो गया आपका रीजन। तो ये देखो कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे असर्शन और रीजन को, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो रीजन है क्या वो असर्शन का पार्ट है। अगर है, ठीक है, अगर है तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए या बी में से आएगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो आंख बंद करके ब्लाइंडली सी और डी में टिक कर दो। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ, या तो असर्शन फॉल्स होगा, सॉल्व करके देखो, अगर फॉल्स आया या तो रीजन फॉल्स होगा, दोनों को सॉल्व करो, कोई भी एक फॉल्स हुआ तो यहाँ पे सी और डी इसका ऑप्शन होगा। और अगर दोनों सही होते हैं, दोनों आंसर अगर हम लोग करेक्ट मानते हैं, असर्शन को सॉल्व करो करेक्ट आंसर है, रीजन को सॉल्व करो करेक्ट है, तो उस केस में हमारा ए और बी इन दोनों में से कोई आंसर आता है, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो स्टेटमेंट ए असर्शन क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज 340, ठीक है। फॉर्मूला पता है ना ऐसे क्वेश्चंस का, चैप्टर 1 क्लास 10 चैप्टर 1 में है ये फॉर्मूला कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यहां से देखो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 5780, हमें एलसीएम दिया हुआ है 340 है, एचसीएफ भी हमें दिया हुआ है 17 है। देखो 340 इंटू 17 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 5780 इज इक्वल टू 5780। इट मीन्स जो हमारा असर्शन है स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट बी देखो, स्टेटमेंट आर देखो, रीजन क्या कह रहा है, एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। देखो हमें कोई दो नंबर ले लो, 3 और 12, हमने दो नंबर लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 और 12 का 12 होगा। इसका एचसीएफ क्या करेंगे, एलसीएम 12 क्यों आया, क्योंकि हमेशा बड़ा नंबर हम लोग एलसीएम कंसिडर करते हैं, एचसीएफ के लिए हमेशा हम लोग छोटा नंबर कंसिडर करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने, इसका जो सेम क्वेश्चन है एमसीक्यू का, सेक्शन ए में जो आपका एमसीक्यू है उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी लॉजिक पे बनता है। एचसीएफ में हमेशा हम लोग छोटा नंबर कंसिडर करते हैं, तो एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। इट मीन्स कि स्टेटमेंट आर जो है वो भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमें यहां से क्या मिला, हमारा असर्शन भी करेक्ट है, हमारा रीजन भी करेक्ट है। तो अब स्टेटमेंट को चेक करना स्टार्ट करो, इट मीन्स कि दोनों करेक्ट है, तो सी और डी तो नहीं होंगे, तो सी और डी में तो पहले ही क्रॉस लगा तो नहीं होंगे। अब ए और बी को चेक करते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। देखो ये वाला जो असर्शन है और ये जो रीजन है, रीजन हमने कहीं पर भी असर्शन में यूज नहीं किया है, असर्शन का तो फॉर्मूला ही अलग है, वहां उसको हमने अलग फॉर्मूले से सॉल्व किया हुआ है। रीजन में हमें
HCF का फैक्टर पूछ रहा है वो चीज अलग है। इट मीन्स कि दो अलग अलग सवाल हैं, बट दोनों सवाल हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। Both assertion and reason are true and reason R is not the correct explanation of assertion A. It means option B is correct. कि दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो assertion A का explanation नहीं है। दोनों अपने आप में अलग अलग सवाल हैं। ओके, समझ में आया assertion reason based क्वेश्चन। अभी हम लोग इसकी और प्रैक्टिस करेंगे ना, एग्जाम के पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे assertion reason पे बेस, तो आप लोग की तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, आगे करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट ए, असर्शन जो दिया है वो है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी आर डी एंड ई रिस्पेक्टिवली देन बी सी इज इक्वल टू 20। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखो हम लोग असर्शन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि उसके पीछे का रीजन ये है, रीजन जो है वो है कि नहीं, इस रीजन से असर्शन सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट ये कह रहे हैं D है और BC का जो मिड पॉइंट है ये कह रहे हैं E है। D और E को कनेक्ट कर दो और ये कह रहे हैं कि ठीक है, D और E को हमने कनेक्ट कर दिया। D का हमें कोऑर्डिनेट पता है 3,5, हमें E का कोऑर्डिनेट पता है -3,3, -3, ये हमारा E का कोऑर्डिनेट है। देन BC इज इक्वल टू 20, हमें ये निकालना है। देखो जब हमने D और E को कनेक्ट कर दिया तो हमें यहाँ पे एक लाइन मिल गई, हमें लाइन दिया हुआ है, DE एक लाइन है, उसके हमें कोऑर्डिनेट पता है। तो इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन की लेंथ वो मिल जाएगी हमें। कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द डिस्टेंस क्या होता है हमेशा, लेंथ ऑफ द डिस्टेंस DE क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ सपोज कर लो, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो, x2 क्या है -3 है, -3 माइनस x1 क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर, y2 क्या है -3 और y1 क्या है -5, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, -3 -6 आया, -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर करेंगे पावर इवन है 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 -5 -8 हुआ, -8 का होल स्क्वायर करेंगे 64, पावर इवन है इसलिए 64। ये कितना आया, √100 आया इज इक्वल टू 10। इट मीन्स DE हमें मिल गया 10 यूनिट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें दो साइड्स के मिड पॉइंट पता थे। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल में D और E जो है वो मिड पॉइंट है तो DE पैरेलल टू BC होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और हाफ ऑफ द DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होता है। ठीक है, तो यहां से BC की वैल्यू निकल गई 20, 2 इंटू DE कितना था 10 था, तो 2 इंटू 10 20 यूनिट्स निकल गई। हमें यही तो गिवन था, BC इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। इट मीन्स जो हमारा असर्शन है वो हमारा करेक्ट है, BC इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, अब रीजन देखते हैं, the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। हमने इसी थ्योरम से असर्शन को तो प्रूव किया है। इट मीन्स कि जो रीजन है वो हमारा असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, उसी थ्योरम से हमने असर्शन को प्रूव किया हुआ है, जो थ्योरम हमारी रीजन में दी हुई है, और रीजन में हमारी ये मिड पॉइंट थ्योरम ही दी हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है।
इट मीन्स जो रीजन है वो आपका असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। तो देखो इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल होगा, देखो पहले तो दोनों ही आपके करेक्ट है, इसलिए सी और डी तो नहीं होगा, ठीक है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A। तो हमारा ये ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इसके लिए, क्योंकि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये रहे आपके एमसीक्यू का 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस, ओके। अब आपका सेक्शन ए जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उसके बाद ऑनवर्ड्स हम लोग आगे के सेक्शंस करेंगे। If you like these solutions and video, don't forget to press the subscribe button. Thank you very much.